हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग कुछ वैसे प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि यूपी टेट पेपर 2 में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और बहुत लोग उसमें गलती करते हैं। तो वैसे प्रश्नों को कम से कम समय में आप कैसे बना सकते हैं उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और ऐसा ही यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कराया गया है और वो भी कॉन्सेप्ट के साथ उन्हें आप कैसे आसानी से बना सकते हैं उन सभी के बारे में वहाँ पर चर्चा किया गया है। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है, बहुत ही आसान प्रश्न है और इसे आप आसानी से बना सकते हैं। प्रश्न कह क्या रहा है? प्रश्न कह रहा है कि एक कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करना चाहती है, ठीक है ना। उसके लिए 100 रुपए की शेयर बेचती है। 100 रुपये क्या करती है? शेयर बेचती है और एक शेयर की कीमत क्या है? यहाँ पर 100 रुपये है। तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या के बारे में आपसे पूछ रहा है कि 100 रुपये के कितने शेयर खरीदे जाएंगे, कितने में? 25 लाख में। बस इतना ही बात आपसे कह रहा है कि 25 लाख पूंजी एकत्रित करना है, 100 रुपए के शेयर उसको शेयर के रूप में उसे बांट देना है और वो कितनी यहाँ पर शेयर आपको मिलेगी 25 लाख में, यही आपसे पूछ रहा है। आसानी से आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि चूंकि 100 रुपए में कितने शेयर मिल रहे हैं? 100 रुपए में बात किया जाए तो एक शेयर मिल रहा है आपको। कितना? एक शेयर आपको मिल रहा है। क्या कोई तकलीफ है? तो यदि यहीं पर हम बात करें कि 1 रुपए में कितने शेयर मिलेंगे, 1 रुपए में कितने शेयर मिलेंगे, तो जाकर के क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, अर्थात 1/100 शेयर मिलेंगे। यहां पर आपसे पूछ रहा है कि 25 लाख की पूंजी में कितने शेयर मिलेंगे, कि यहां आपको कितना पूछ रहा है? कितने शेयर, अर्थात शेयरों की संख्या कितनी होगी, अर्थात कितने शेयर मिलेंगे। तो 25 लाख, ठीक है ना, ये आपको 25 लाख में कितने शेयर मिलेंगे इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो बस इसी में तो आपको यहाँ पर गुना करा देना है, 1/100 और गुना आपका हो जाएगा 25 लाख। क्या कोई तकलीफ है? मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ आए। बस इसी को आपको कैलकुलेट करना है, जो आएगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे अब आप आसानी से बना सकते हैं। बस इसको आप ध्यान से पढ़िए और समझिए कि प्रश्न कह क्या रहा है। बहुत ही ईजी सवाल आपको पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे गए, कह रहा है कि यदि समीकरण आपको दिया हुआ है कि यह द्विघात समीकरण है, कि मूल आपको दिए हुए हैं कि मूलों का अनुपात ये है। मूल अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि इनके रूट्स आपको हैं ये आपको 2:3 के। तो जब भी आपको अनुपातिक के बारे में बात करना है तो हमेशा उसमें आपको कोई वेरिएबल से आपको यहाँ पर गुना कराना है, अर्थात इसे आप 2x 3x मान सकते हैं, लेकिन x का ही ये समीकरण है तो x नहीं मानिए, ठीक है ना। इसे आप 2a अनुपात आपको यहाँ पर 3a आप मान लीजिए, ठीक है ना। अर्थात एक मूल आपका 2a हो गया तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा? आपको 3a हो गया, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? बस आपको ये आपको पता होगा। अब आपको यहाँ से पता है, यहाँ पर आपको निकालना है कि इस p का वैल्यू क्या है। तो आप जानते हैं कि मूलों का योग, मूलों का योग क्या होता है? मूलों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा। आप जानते हैं ना कि मूलों का योग क्या होता है? -b/a में। मूलों का योग -b/a। तो -b/a कहने का अर्थ क्या है? -b/a कहने का अर्थ क्या है कि जो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है और जो कांस्टेंट होता है वो c होता है। तो -b/a, तो -b का वैल्यू क्या है? -p है ना। b का वैल्यू क्या है? -p, अर्थात माइनस इंटू माइनस p के जगह, यहाँ b के जगह पर -p तो प्लस हो जाएगा p और बटा के a का वैल्यू क्या होने वाला है? कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एक गुणा है ना x² में, वही तो 1 होता है। तो p/1 ये मूलों का योग है, ठीक है ना। ये मूलों का योग है। तो मूलों का योग, मूल है क्या? आपको मूल पता है कि 2:3 के रेशियो में है, अर्थात 2a और +3a है। कोई दिक्कत है? बस यही बात आपको समझना है। और यहीं पे आपको बात किया जाए कि मूलों के गुणनफल के बारे में, तो मूलों का गुणनफल भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। गुणनफल, मूलों का गुणनफल ये होता है c में। फॉर्मूला होता है ये -b में और वो होता है c में। c कहने का अर्थ क्या है कि कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कितना है आपका? 54 है। यहाँ पहले c लिख दे रहे हैं, c में। ये तो कांस्टेंट कितना है आपका? यहाँ पर 54 है और बटा में आपको क्या होने वाला है?
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है तो ये कितना है 1 है। और इनका गुणनफल के बारे में बात करें अर्थात जो मूल आपको दिए हुए 2:3 के अनुपात में ना, तो 2a × 3a का आपको गुणनफल जो कि 54 है। क्या कोई दिक्कत है? मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप p का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ये p बराबर 2a + 3a, अर्थात यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है कि ये आपको 5a हो गया p के बराबर, ठीक है ना। आपको p के बराबर 5a हो जाएगा। यहाँ पर आपको 54 बराबर, यहाँ से a का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, यहाँ से आप a का वैल्यू निकाल सकते हैं कि 3 दूना के 6a²। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 6a² बराबर आपका यहाँ पर 54, 9 × 6 = 54। इसलिए यहाँ से a का वैल्यू आपसे पता चल गया कि a का वैल्यू क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। a का वैल्यू क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। तो यहाँ पर आपसे p का ही तो वैल्यू पूछ रहा है ना कि p का वैल्यू क्या होगा। आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। p बराबर 5a, तो यहाँ पर p बराबर 5, a का वैल्यू कितना 3 कर लीजिए, तो 5 3 कितना होने वाला है 15। 15 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मूलों का अनुपात दिया है, जो भी अनुपातिक राशि है ना उसको आपको अनुपातिक है तो उसको आपको x में मान लेना है। यहाँ पर x में समीकरण नहीं है तो x में नहीं मानिएगा, a में रख लीजिए। 2a है, p को भी नहीं मान सकते क्योंकि p में तो यहाँ पर दिया हुआ है, p भी नहीं मान सकते। q मान सकते हैं, 2q अनुपात 3q भी आप मान सकते हैं। तो कुछ भी वहाँ पर मान करके, ऐसा मानने से आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगा और आसानी से आप बना लेंगे। मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे आसानी से आप बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका बहुत ईजी है। यहाँ पर सिर्फ आपको दिया हुआ है कि x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू 1 है और z का वैल्यू -3 हो, तो यहाँ पर इसमें पुट करना है और इसका मान निकालना है। तो 2 रखिए x का वैल्यू, तो 2 के पावर 3 कर लीजिए। y का वैल्यू 1 है, 1 के पावर 3 हो जाएगा। z का वैल्यू -3 है तो -3 का पावर आपका 3 हो जाएगा और -3, x का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा, y का वैल्यू 1 हो जाएगा और z का वैल्यू -3 हो जाएगा। और इसी को तो आपको कैलकुलेट सिर्फ आपको करना है। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 27 माइनस के रूप में, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना के 36 18 हो जाएगा। और इसी को आपको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है ना। ये 8 1 9 9 18 कितना होने वाला है 27 होने वाला है, और 27 - 27 बराबर क्या होने वाला है 0 होने वाला है। और ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? इसमें सिर्फ इसका वैल्यू ही इनपुट करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण अपने आप में सभी के प्रश्न है और सभी बार बार पूछे हुए प्रश्न हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपके प्रश्न है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि x और y का यहाँ पर वैल्यू निकालिए। इसी का युग्म का आपको वैल्यू निकालना है, अर्थात x और y का आपको मान निकालना है। तो एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है। डायगोनली जो कोण होते हैं, अर्थात ये कोण के बारे में बात करें, ये कोण के बारे में बात करें, तो इनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये इसी कॉन्सेप्ट से आप इसे बनाइए। यहाँ पर इनका योग कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इनका आप योग कीजिएगा तो ये 3x है और प्लस आपका हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए 7x है ना, ये आपको 3y हो जाएगा और प्लस आपका यहाँ पर 7x हो जाएगा। इनका योग कीजिएगा तो -5 और +5 खत्म हो जाएंगे, तो इनका योग क्या होने वाला है 180 डिग्री के बराबर होने वाला है। क्या कोई तकलीफ है? जो डायगोनली कोण होते हैं ना, इनका योग हमेशा 180 डिग्री है, उसी तरह से इसका योग भी क्या होगा 180 होगा। तो ये क्या है आपका, यहाँ पे ये 4x है, ये 4x है और प्लस 4y है, ठीक है ना, और प्लस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये भी क्या होगा 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि ये भी क्या होंगे चक्रीय चतुर्भुज के जो आपको डायगोनली कोण है, इनका योग आपको 180 डिग्री होता है। यहाँ पर -5 और 5 क्या होकर के कैंसिल हो गए हैं, तो यहाँ पर कट करके 0 हो गए हैं, वो आपको 180 के बराबर है। क्या कोई तकलीफ है? यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें 4 आप कॉमन रख सकते हैं, तो x प्लस क्या होने वाला है y होने वाला है बराबर, ये 20 इधर जाकर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 160 डिग्री हो जाएगा। ये 4 से 160 आपको कट जाएगा, 4 के 16 40 बार में, अर्थात x प्लस वाई आपको यहाँ पर आ गया 40। x प्लस वाई क्या हुआ आपको यहाँ पर आ गया 40। तो यहाँ पर आप x और y का वैल्यू भी रख सकते हैं कि y बराबर क्या हो जाएगा, इधर 40 में से घट जाएगा, अर्थात 40 - x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x प्लस वाई आपका 40 हो जाएगा और y बराबर x - 40। इसमें आप y का वैल्यू पुट करके आसानी से मान निकाल सकते हैं। इसमें आप y का वैल्यू पुट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप
y का वैल्यू पुट कर लीजिए और y का वैल्यू 40 माइनस x है, यहाँ पर 40 रखिएगा तो 3 में 40 क्या होगा, ये 3 क्या होगा 40 में भी गुणा होगा और x में भी गुणा होगा। जब y की जगह पर ये वाला वैल्यू आप रख दीजिएगा तब, ठीक है ना। तो गुणा कीजिए 4 तिहाई 12 120 हो जाएगा और माइनस इस 3 से क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 4 है ना 3 है, ठीक है। यहाँ अब 3 से आपको गुणा होगा इसमें तो ये 3x हो जाएगा और प्लस आपका ये है 7x तो 7x हो जाएगा और बराबर 180 है तो ये आपका 180 हो गया। अब यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन डायरेक्ट आपका हो जाएगा। ये आपका 4x हो जाएगा, 7 में से 3 घट जाएगा 4 हो जाएगा, ये 120 उधर जाएगा घट जाएगा, कितना आने वाला है 60 आने वाला है। इसलिए x की वैल्यू आपको यहाँ से आ गई कि आपको 15 डिग्री है। ध्यान दीजिए x का वैल्यू आपको यहाँ पर 15 डिग्री है। कौन सा ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में 15 है तो आपको यहाँ पर अभी भी कंफ्यूजन है तो y का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें x का वैल्यू घटा लीजिए तो 40 में से 15 घटाइए, कितना आने वाला है 25 आने वाला है। अर्थात 15 और 25 होगा, 15 25 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ ये बात पता होनी चाहिए कि जो इसके डायगोनली एंगल होते हैं चक्रीय चतुर्भुज के वो क्या होते हैं 180 डिग्री उनका योग होता है। तो इसका योग 180, इसका योग आपको 180 और उसी से आपको समीकरण निकाल करके हल कर लेना है और जो आएगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर कहा कि 2 लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात। ध्यान दीजिए यहाँ पर कोई इस तरह का आपको शंकु है, ठीक है, ये आपका शंकु है और एक शंकु नहीं है। यहाँ पर आपको 2 शंकु के बारे में आपसे बात कर रहा है कि 2 शंकु हैं और इनके ऊंचाइयों का अनुपात कर रहा है कि 25:64 है। जो इनके ऊंचाइयों का अनुपात है ना ये आपको 25:64 है। 25 अनुपात आपको यहाँ पर ये 64 है इनके ऊंचाइयों का अनुपात। ध्यान दीजिएगा इनके ऊंचाइयों का अनुपात। आगे इसमें कह रहा है कि तथा उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 4:5। जो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात है ना ये आपको 4:5 है। ये 4 अनुपात आपको यहाँ पर 5 है इनके त्रिज्याओं का अनुपात। क्या कोई दिक्कत है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपको इनके हाइट का अनुपात है, ठीक है ना, ये जो है इनके हाइट का अनुपात है और यहाँ पर ये त्रिज्याओं का अनुपात है। आगे इसमें कह रहा है तो इनके आयतनों का अनुपात आप बताइए कि जो इनका वॉल्यूम है इसका अनुपात क्या होगा। तो वॉल्यूम का अनुपात आप जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h पाई r स्क्वायर। इसके लिए r के बारे में बात करें तो ये r हो जाएगा r स्क्वायर। इसके लिए h के बारे में बात करें तो छोटा h हो जाएगा और बटा के 1/3 पाई r स्क्वायर और h के बारे में बात करें तो आपको h होने वाला है। जिसका वैल्यू दिया है उसका वैल्यू पुट कीजिए और बस आप इसका मान कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए 1/3 से तो 1/3 पाई आपको कैंसिल हो जाने वाला है। r स्क्वायर इसके लिए r का कितना होने वाला है 4 होने वाला है, अर्थात 4 गुना 4 हो जाएगा स्क्वायर है। तो h के बारे में बात करें तो इसके लिए h कितना है आपका 25 है और बटा में इसके लिए h के बारे में बात करें बड़े वाले के r के बारे में बात करें तो क्या होने वाला है 5 होने वाला है। तो r क्या हो जाएगा 5 गुना 5 हो जाएगा और बड़े वाले के h के बारे में बात करें तो ये आपको 64 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस इसी को आपको कैलकुलेट करना है। 25 हो जाएगा और यहाँ 50 चौके 16 चौके 64, अर्थात इनका अनुपात क्या आ रहा है 1/4। कहने का अर्थ क्या है 1:4। 1:4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है समचतुर्भुज से बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है। समचतुर्भुज का प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। जितनी भुजा ये उतनी भुजा ये उतनी भुजा ये उतनी भुजा ये होती है। यहाँ पर कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 और 24 है। यहाँ पर कह रहा है कि इनका जो विकर्ण है ना, एक 10 है और दूसरा आपको 24 है। तो आपसे इसका पूछ रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा, अर्थात चारों भुजाओं का योग क्या होगा, इसके बारे में आप बताइए। तो यहाँ पर इसका जो विकर्ण दिया हुआ है ना, एक का विकर्ण दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर है तो दूसरे का विकर्ण दिया हुआ है कि 24 है। तो एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए समचतुर्भुज के बारे में कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, आपस में लंब समद्विभाजक होते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि दोनों एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं और 90 डिग्री पर काटते हैं, अर्थात ये जो पार्ट है इसके बराबर हो जाएगा और ये पार्ट इसके बराबर हो जाएगा। हमेशा यहाँ पर जो कोण बनने वाले हैं 90 डिग्री के कोण बनने वाले हैं। क्या कोई तकलीफ है,
कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस इसी प्रॉपर्टी का आपको यूज करना है। तो ये भुजा 24 है, आधा आधा कटेगी तो कितना होने वाला है, ये 12 होगा, तो ये भी 12 होगा। ये भुजा 10 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। यह 5 प्राप्त हो गया, ये 12 प्राप्त हो गया। तो इसके बारे में आप नहीं निकाल सकते हैं। ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, ये विकर्ण का काम करेगा। तो यहाँ पर आपको कर्ण नहीं निकाल सकते हैं। कर्ण बराबर रूट अंदर इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का योग कर लीजिएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, ये आपको 144 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, कितना आएगा 169, अर्थात 13 आने वाला है। तो ये भुजा की जो लंबाई है आपको 13 आने वाली है। ऐसी ऐसी इस समचतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं, इसका परिमाप निकालना है। 4 गुणा भुजा होता है, तो परिमाप आप आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। जो परिमाप है इसका 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा, ठीक है ना। जो ऑप्शन है वही उसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं, माध्य माध्यिका बहुलक से आपसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है। कैसे बनाएंगे? यहाँ पर कह रहे हैं कि x के किस मान के लिए निम्न आंकड़ों का बहुलक क्या है? 27 है। तो बहुलक का अर्थ पहले आप समझिए कि बहुलक कहते किसे हैं। बहुलक किसे कहते हैं? जिसकी बहुधा हो, जो अधिक मात्रा में हो वही बहुलक कहलाता है। जो सबसे अधिक मात्रा में होगा वही बहुलक कहलाएगा। और यदि यहाँ पर माध्य के बारे में बात करें तो जो आपका सभी आंकड़ों का योग और उनकी संख्या से भाग दीजिएगा, माध्य प्राप्त होता है। परिसर के बारे में बात करें तो जो सबसे बड़ी संख्या है और जो सबसे छोटी संख्या है उनका अंतर कीजिएगा, जो प्राप्त होगा वो आपका यहाँ पर परिसर प्राप्त होने वाला है। यदि माध्यक के बारे में बात किया जाए तो जो सबसे बीचों बीच आएगी, अवरोही या आरोही क्रम में उसे सजाने के बाद जो बीचों बीच में आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? माध्यक कहेंगे। यहाँ पर आपसे कह रहा है बहुलक के बारे में। बहुलक क्या होता है? जो सबसे अधिक संख्या में हो वो बहुलक है। तो यहाँ पर 27 क्या है? सबसे अधिक संख्या में होनी चाहिए तभी बहुलक होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 25 के बारे में बात करें तो 25 कितनी बार में है? ध्यान दीजिए, 25 आपको 3 बार मिल रहा है। 25 आपको कितनी बार मिल रहा है? 3 बार। यदि यहाँ पर 26 के बारे में बात करें तो 26 क्या है? आपको यहाँ पर 3 बार आपको मिल रहा है, 26 भी। और यहाँ पर x के बारे में कह रहा है कि x क्या होगा। यहाँ 27 के बारे में देखिए, 27 1 2 आपको 3 बार मिल रहा है। ये तीनों के तीनों 3 बार मिल रहे हैं। और इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो बहुलक है 27 है। 27 सबसे अधिक मात्रा में होना चाहिए। 27 क्या हो? सबसे अधिक संख्या में होना चाहिए, तभी तो वो बहुलक होगा। यहाँ पर 27 की भी संख्या आपको 3 ही है। अर्थात यहाँ पे ये बात क्या हो रही है कि जो x का वैल्यू है ना, ये भी आपको 27 ही होना पड़ेगा। जब 27 होगा तभी 27 की संख्या कितनी बार हो जाएगी? 4 बार हो जाएगी। और अन्यों से अधिक संख्या में हो जाएगी, अन्यों से अधिक संख्या में हो जाएगी तभी बहुलक कहलाएगी। अर्थात x का वैल्यू क्या होगा? 27 होगा। और ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपको सेट थ्योरी से, सेट थ्योरी से भी आपको पेपर 2 में 2-3 क्वेश्चन निश्चित हैं कि आपको पूछे ही जाते हैं। कैसे बनाएंगे? यहाँ पर कहेंगे x सच दैट x, ठीक है ना, x सच दैट x बिलो का एक अक्षर है। अर्थात यदि हम ए सेट ए के बारे में बात करें तो क्या है? बिलो का अक्षर है, तो इसको हम लिख सकते हैं BELO W, ठीक है ना। यदि एक ही बार है तो उसे आपको एक ही बार यूज करना है। यदि 2 बार भी है तो भी आपको उसे एक ही बार यूज करना होता है सेट के अंदर। उसी तरह से यदि बी के बारे में बात करें कि बी क्या होगा, तो बी कह रहा है कि एक सच दैट एक शब्द उल का एक अक्षर है। तो उल में वो क्या है? 2 बार है, तो सिर्फ आपको एक ही बार आपको लिखना है। ये क्या है? सेट बी हो गया। सेट सी के बारे में बात कर रहा है कि ए माइनस बी हो, तो जो सी है ना वो ए माइनस बी है। ए माइनस आपका यहाँ पर बी है, ठीक है ना। सी है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, ए में से बी को घटाएंगे। ए में से क्या करेंगे? बी को घटाएंगे। ए में से बी को घटाएंगे। तो ए में ए माइनस बी का अर्थ समझिए कि ए में बी ना, अर्थात ए में क्या होगा? बी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। बी में कौन से एलिमेंट है इसको देखिए आप। ए में बी ना, अर्थात ए में क्या है? कौन से जो बी का एलिमेंट है ए में, उसको आपको नहीं लेना है। तो ए में देखिए ये डब्ल्यू है, ओ है, एल है। तो डब्ल्यू ओ एल को हटा दीजिए, उसके अलावा जो बच रहा है अर्थात बी बच रहा है, ई बच रहा है, यही कहलाएगा सी, जो कि सी है ए माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सी के उप समुच्चयों की संख्या बताइए कि सी के उप समुच्चय की संख्या क्या होगी। इस सी के उप समुच्चयों की संख्या, इसके उप समुच्चयों की संख्या आपको बताना है, कुछ नहीं करना है। यदि आप उप समुच्चय देखना ही चाहते हैं कि कितने उस उप समुच्चय होंगे, तो पहला होता है फाई।
फाई एक ऐसा सेट होता है जो सभी के सभी, दुनिया के चाहे कोई भी सेट हो, उस सभी का सभी सेट का उपसमुच्चय होता है, अर्थात सबसेट होता है। तो यहाँ पर फाई के बारे में बात करें तो पहला क्या होगा, आपको उपसमुच्चय फाई प्राप्त होने वाला है। उसका जितने एलिमेंट है इनको अलग अलग लिखिए, तो ये आपको बी हो जाएगा, एक दूसरा आपको सबसेट हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर ई हो जाएगा, तीसरा सबसेट, और एक जो ये सेट है ये भी क्या होगा, अपने आप का यहाँ पर सबसेट होगा, अर्थात बी और ई आपको यहाँ पर ये आपको सबसेट मिलेंगे। क्या कोई तकलीफ है? तो यहाँ पर कितने आपको सबसेट मिलने वाले हैं इस सेट के, इस सेट सी के कुल 4 सबसेट मिलने वाले हैं, और ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आप सेट थ्योरी थोड़ा सा भी जानते होंगे तो आसानी से इन बात को आप समझ पाए होंगे, और यदि नहीं जानते होंगे तो ये आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको बेसिक से सीखना होगा, उसी के बाद आपको ये समझ में आएगी। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है, यदि नहीं समझ में आ रही है तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए आपको बेसिक कुछ चीज़ें पढ़नी होंगी, उसके बाद ही ये समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपके प्रश्न हैं, ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है कि यदि ए व बी समुच्चय सी के अतिरिक्त उपसमुच्चय हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि मान लीजिए कि कोई सी सेट है, इसके आपको एलिमेंट के बारे में बात करें तो 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो ए है, जो ए और बी है, वो समुच्चय सी के अतिरिक्त समुच्चय, अर्थात रिक्त समुच्चय नहीं है, अरिक्त है, कुछ न कुछ उसमें एलिमेंट है। तब मान लीजिए कि ए क्या हो जाएगा, ए जो एलिमेंट 1 वाला कोई समुच्चय हो जाए, और उसी तरह से बी के बारे में मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट 3 वाला आपको समुच्चय हो जाएगा। ये न तो ए रिक्त समुच्चय है और नहीं तो बी यहाँ पर रिक्त समुच्चय है, ये दोनों के दोनों क्या है, अरिक्त समुच्चय है। जैसा कि यहाँ पर कह रहा है कि जो यहाँ पे ए व बी है समुच्चय सी के अरिक्त उपसमुच्चय है, तो ये एक भी उपसमुच्चय है और ये भी आपको क्या है, उपसमुच्चय है, जो कि आपको सेट सी के उपसमुच्चय है। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न में कर रहा है कि इसमें से किसके बराबर होगा कौन, तो इसके बराबर क्या होगा, इसके बारे में बात करिए। तो ए इंटरसेक्शन बी के बारे में आप बात कर लीजिए पहले कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी कहने का अर्थ है कि इन दोनों में जो कॉमन होगा वही इंटरसेक्शन में होगा, जो इन दोनों में कॉमन होगा। ए और बी में क्या कॉमन है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, दोनों में क्या कुछ कॉमन मिल रहे हैं, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहे हैं। तो जब कुछ भी कॉमन ना मिले ना, यहाँ पर क्या होगा, इसमें भी फाई माना जाता है और इसमें भी फाई ही माना जाता है, तो दोनों में कॉमन क्या होने वाले हैं, फाई होने वाले हैं। अर्थात ए इंटरसेक्शन बी के बारे में बात करें तो आपको फाई हो गया। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कुछ भी कॉमन ना मिले तो क्या है, ये क्या हो जाएंगे, जो कॉमन होगा वो आपको रिक्त समुच्चय होगा। रिक्त समुच्चय को हम लोग फाई कहते हैं, अर्थात रिक्त कुछ भी उसमें ना हो कॉमन, उसी को हम लोग रिक्त कहते हैं, और जिसे रिक्त कहते हैं उसे फाई से डिनोट करते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या होने वाला है, फाई होने वाला है। अर्थात आपको अब ए यूनियन फाई निकालना है, तो ए यूनियन फाई कीजिएगा, तो फाई के साथ किसी का भी यूनियन कीजिएगा तो वही सेट आपको प्राप्त होने वाला है। फाई का अर्थ क्या है, ये फाई का अर्थ क्या है, रिक्त समुच्चय। जो फाई का अर्थ होता है ये आपको रिक्त समुच्चय होता है। तो ये एक क्या है, एक सेट है, उसमें आपको रिक्त समुच्चय का यूनियन लीजिएगा, रिक्त को भी शामिल कीजिएगा। क्या इसके प्रभाव हो जाएगा, इसमें आपको कोई प्रभाव पड़ने वाला है, तो जो सेट ए है वही सेट आपको प्राप्त होने वाला है। अर्थात ए यूनियन फाई भी क्या प्राप्त होगा, ए ही प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? लेकिन यदि यहीं पर आपको इंटरसेक्शन कहा देता कि ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात यहाँ पर भी इंटरसेक्शन आपसे पूछ देता तो ए इंटरसेक्शन फाई आपको निकालना होता, और इंटरसेक्शन में वो लेते हैं जो दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है। अब जब यहाँ पर हम कॉमन लेते तो जो इसमें हो तो इसमें क्या है, यहाँ पर फाई है तो इसमें भी क्या होता है, फाई होता है, तो फाई ही कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन इसका फाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपसे यूनियन पूछा है। क्या कोई दिक्कत है? मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण आपको कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न है, ठीक है ना, प्रायिकता से प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं। प्रश्न कह क्या रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ताश के 52 पत्तों में टोटल ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। यहाँ पर कह रहा है गड्डी से पत्ते स्वेच्छा से निकाला जाता है, ठीक है ना, एक पत्ता, और क्या प्रायिकता है कि पत्ता हुकुम का हो या इक्का का हो। तो हुकुम या इक्का के कुल पत्तों की संख्या के बारे में बात करें कि हुकुम, ठीक है ना, हुकुम या इक्के की
इक्के की कुल संख्या के बारे में यदि हम बात करें कि कुल कितनी संख्या होगी, तो आपको 13 और +3 ये टोटल संख्या में आपको 16 होने वाले हैं। आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है हुकुम या इक्के की होने की, इसी की प्रायिकता आपसे पूछ रही है, अर्थात अभिष्ट प्रायिकता जो आपको प्रायिकता यहाँ पर पूछ रही है इसके बारे में। तो प्रायिकता जो पूछा जाए उसे ऊपर पूछा जा रहा है इसी के बारे में, और जो कुल के बारे में बात करें तो टोटल को हम लोग क्या करते हैं, नीचे रखते हैं, जो भी कुल है उसको नीचे रखते हैं। कुल अर्थात तुलना आपको करना है हमेशा कुल से। कुल क्या है, 52 पत्ते के बारे में है। इन्हीं 52 पत्ते में आपको यहाँ पर 13 + 3 टोटल आपको 16 होने वाले हैं हुकुम या फिर इक्के की कुल संख्या, ठीक है ना। तो इसी की प्रायिकता आपको निकालनी है कि इस 52 में क्या प्रायिकता है हुकुम या इक्के की आने की। तो यहाँ पर जो पूछा जाए ऊपर पूछा जा रहा है इसी के आने के बारे में, तो कितनी है, 16 है। कुल के बारे में बात करें तो कुल कितना पत्ते हैं, 52 है, और यहीं पर आपको इसे कैलकुलेट करना है। 4 13 चौके आपका 52, अर्थात 4 बढ़ा के 13 इसकी प्रायिकता है कि हुकुम का आएगा या फिर इक्का, हुकुम या इक्का का आपको पता आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और आज का क्लास आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा। तो ऐसे ही क्लास के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।